सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का एक संक्षिप्त परिचय। जन्म हुआ था सन 1897 में और जन्म स्थान मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। पिता राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी परिमल, अनामिका, गीतिका, चतुरी चमार, बिल्लेसुर, बकरिहा। लेखन विधाएं कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध। भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली। शैली सरल और मुहावरेदार। मृत्यु सन 1961 ईस्वी में। तो इस भाग में हम जैसा कि निराला जी के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये उनकी एक संक्षिप्त जानकारी है कि उनका जन्म स्थान क्या है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और उनकी प्रमुख रचनाएं और परिवार में कौन था, और जो वो रचनाएं लिखते थे उनमें से उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं, विधाएं और किस शैली का प्रयोग करते हुए वो लिखते थे, जो उनकी एक प्रमुख पहचान के रूप में उनकी प्रसिद्धि का एक कारण बनी है। तो ये इनका एक संक्षिप्त परिचय था। अब यहाँ पर हम विस्तार से इनके विषय में पढ़ेंगे। स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवियों में सर्वाधिक अनोखे व्यक्तित्व की गरिमा से मंडित कविवर निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में हुआ। स्वच्छंदतावादी भावधारा ये क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। कवि निराला जो है वो स्वच्छंदतावाद का जो एक युग था हिंदी साहित्य में, जहाँ पर एक रचनाकार जो है अपनी रचना में मुख्य रूप से अपने प्रेम को, अपनी निराशा को, अपने अकेलेपन को, अपने दुख को जताता था, और ये उसकी प्रमुख पहचान के रूप में सामने आया। तो ये उनमें स्वच्छंदतावादी भावधारा के जो 4 कवि हैं, जिनमें प्रमुख कवियों में एक कवि निराला जी भी हैं। तो स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवियों में सबसे सर्वाधिक जो अनोखे कवि थे व्यक्तित्व वाले, वो निराला जी भी थे। उनकी व्यक्तित्व की गरिमा जो है वो मंडित कविवर निराला का जन्म बंगाल में हुआ, महिषादल में, मेदिनीपुर जिले में, और 1897 में। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो याद करने योग्य हैं। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला उन्नाव में स्थित गढ़ाकोला ग्राम के निवासी थे और महिषादल राज्य में जाकर राजकीय सेवा में कार्य कर रहे थे। जैसा कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो इनको उपाधि में मिला है, और जो है ये त्रिपाठी थे और ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे इनके पिता, और राजकीय काम करने की वजह से ये वहाँ जाकर इनके पिता बस गए थे, जिससे उनका जन्म भी वहीं पे हुआ। जब निराला जी छोटे ही थे तभी इनके माता पिता का असामयिक मतलब बिना समय के या फिर समय से पहले निधन हो गया। युवा होने पर साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न मनोहरा देवी से इनका विवाह हुआ। यानी जिस से इनका विवाह हुआ उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, और उनकी रुचि साहित्य में बहुत थी, जिससे निराला जी को प्रेरणा मिली थी और वो साहित्य जगत में कदम उन्होंने रखा था। और साहित्य जगत में कदम रखने की वजह जो है उनकी पत्नी मुख्य रूप से एक प्रेरणा बनी। लेकिन वे भी शीघ्र ही इनमें साहित्यिक संस्कार जगाकर एक पुत्र और पुत्री का भार इनके ऊपर छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। और फिर से एक बार इनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया, जहां इनकी पत्नी का भी निधन हो जाता है। पुत्री सरोज जब बड़ी हुई तो उन्होंने उसका विवाह किया, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसने भी आंखें मूंद ली। निराला जी अपनी इस विवाहिता पुत्री के निधन से अत्यधिक विक्षुब्ध हो उठे, बहुत दुखी हुए। मन के इस विक्षोभ को इन्होंने अपनी रचना सरोज स्मृति में वाणी दी। एनसीईआरटी की जो जितनी हिंदी की जो बुक है उसमें पाठ्यक्रम में सरोज स्मृति का एक अंश जोड़ा गया है, जो कि सरोज उनकी पुत्री का नाम था, स्मृति यानी याद में, और उससे संबंधित एक जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला शोक गीत था उसके नाम से प्रसिद्ध ये रचना सरोज स्मृति वहाँ पर जोड़ी गई है। तो ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचना है जिसका नाम है सरोज स्मृति, जो अपनी बेटी की याद में उन्होंने एक शोक गीत लिखा था।
निराला जी ने प्रारंभ में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए महिषादल राज्य में नौकरी भी की, किंतु अपने स्वाभिमान से परिपूर्ण व्यक्तित्व के कारण उस सामंती वातावरण से ये सामंजस्य नहीं स्थापित कर सके। यानी घर परिवार का पेट पालने के लिए उन्होंने महिषादल में ही राज्य में नौकरी कर ली, लेकिन उनका स्वाभिमान इस चीज़ के लिए जवाब नहीं दे रहा था, गवाही नहीं दे रहा था कि वो इस तरीके की सामंती वातावरण में काम कर सकें। फलस्वरूप यहाँ से अलग होकर उन्होंने कलकत्ता में अपनी रुचि से यानी अपनी पसंद के अनुरूप रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला। एडिटर जिसे कहते हैं, जो काम करता है, वहाँ पर उन्होंने वो काम समन्वय पत्र में शुरू कर दिया। उसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित हुए। 3 वर्ष के बाद उन्होंने लखनऊ आकर गंगा पुस्तकमाला का संपादन करने लगे तथा सुधा के संपादकीय लिखने लगे। संपादकीय यानी जो हमें न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेजेस मिलते हैं वो लगे सुधा में। फक्कड़ और अक्खड़ यानी अकड़ कर रहना और अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर जाना, वो उनके व्यवहार को फक्कड़ और अक्खड़ स्वभाव के कारण यहाँ भी इनकी निभ नहीं सकी और लखनऊ छोड़कर वे इलाहाबाद में रहने लगे। आर्थिक विपन्नता भोगते हुए, यानी आर्थिक परेशानियाँ भी उन्होंने सारी जिंदगी सही हैं और इन्होंने जनसाधारण के साथ अपने को एकात्म कर दिया और इस तरीके से वो जनसाधारण के साथ जुड़ जाते हैं। एकात्म यानी एक हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं और प्रगतिशील काव्य रचनाओं के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं चतुरी चमार, बिल्लेसुर, बकरिहा आदि प्रस्तुत की। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा को लेकर भी अपने अनेक उपन्यास यानी प्रभावती, निरूपमा तथा कहानियां भी लिखी थी। सन 1961 ईस्वी में प्रयाग में इनका निधन हो गया था। यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि उन्होंने जनसाधारण से एकात्म कर लिया, यानी वो जनसाधारण से जुड़ कर रहते थे, जिसे हम कहते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी। तो वो जनसाधारण से जुड़ कर रहते थे और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और अपनी आम जिंदगी में उनको अपनी नज़र से ओझल नहीं होने देते। उनको जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी बहुत तेज थी और उसको वो इस्तेमाल करते हुए उन जनसाधारण की परेशानियों को, तकलीफ़ों को समझते और फिर उसको अपनी रचना में रूपांतरित कर देते। आधुनिक चेतना के विद्रोहशील यानी गलत को गलत ठहराना और सच को सबके सामने हिम्मत से बताना, विद्रोह के रूप में आधुनिक चेतना के विद्रोहशील स्वरूप की सर्वाधिक और सबसे समर्थ अभिव्यक्ति निराला जी के काव्य में है। बंगभूमि में जन्म होने के कारण बांग्ला भाषा और उसके आधुनिक चेतना से ओतप्रोत साहित्य का इन्हें भली प्रकार अध्ययन और अनुशीलन का अवसर भी मिला, क्योंकि ये ज़्यादा समय इन्होंने महिषादल में गुजारा और कलकत्ता में भी रहे, तो बांग्ला के भी जो साहित्य है वो उसके भी नज़दीक रहे हैं और इसलिए वहाँ के भी जो साहित्य है उसके अध्ययन और अनुशीलन का अवसर उनको मिल सका। बंगाल के धार्मिक महापुरुषों जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि ने भी इन्हें प्रभावित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ की काव्य प्रतिभा का अभिनंदन करते हुए इन्होंने अपने प्रारंभिक रचना काल में रविंद्र कविता कानन की रचना की। विश्व कवि रविंद्रनाथ की काव्य प्रतिभा का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए इन्होंने अपने प्रारंभिक रचना काल में रविंद्र कविता कानन की रचना की, किंतु इनका जो व्यक्तित्व स्वयं महाप्राण था, इसलिए ये सभी प्रभाव इनके भीतर पूर्णतः समाहित हो गए। निराला जी की मातृभाषा जो थी वो हिंदी ही थी। उसके प्रति इनके मन में पर्याप्त अनुराग था। अनुराग यानी प्यार था, स्नेह था। इसलिए सरस्वती, मर्यादा आदि पत्रिकाओं जिसे मैगजीन कहा जाता है, कि गंभीर अध्ययन के माध्यम से बांग्ला भाषियों के बीच रहते हुए भी इन्होंने हिंदी का अभ्यास किया और हिंदी में ही साहित्य का सृजन आरंभ किया। निराला जी ने अपने विद्रोहशील व्यक्तित्व को लेकर मन के प्रबल भावावेग को जब वाणी दी तो छंद के बंधन सहज ही विच्छिन्न हो गए और मुक्त छंद का आविर्भाव हुआ। इस पंक्ति का कहने का अर्थ ये है कि निराला जी जो कि
ही स्वभाव के थे। विद्रोही स्वभाव का अर्थ ये है कि गलत को गलत कहना और सच को हिम्मत से सबके सामने रखना, ये उनके व्यक्तित्व को विद्रोहशील बनाता था। और जब उन्होंने इसको वाणी दी, यानी जब इन्होंने इसको अपनी रचना में भी जगह दी, तो जो छंद के बंधन थे, यानी कविताओं को जिस तरीके से बाकी अन्य कवि जो है सजा कर लिखते थे, कठिन से कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना, अलंकारों का प्रयोग करना, छंदों का प्रयोग करना, तुकांत बनाना, तुक में रखना, जिससे उसमें गीत भी मिलता था, ये सब जब उन्होंने अपने विचारों को सामने रखा तो वो कविताएं जो है मुक्त छंद के साथ उनका आविर्भाव हुआ, यानी छंद मुक्त हो गई वो कविताएं और उनके मन की बात लोगों के सामने आ गई। कविता का ये स्वच्छंद स्वरूप, स्वच्छंद यानी वो कविता जो आजाद रूप में दिख रही थी मुक्त छंद में, और कवि जो विषय उठाते थे गलत को गलत और समाज के स्वरूप को, समाज की असलियत को अपनी रचनाओं के माध्यम से सामने लाते थे, तो वो कविता का स्वच्छंद रूप, उनकी प्रथम रचना जूही की कली से ही द्रष्टव्य यानी देखने योग्य थी। साहित्य का स्वच्छंदतावादी संविधान निराला जी की रचनाओं में ही सबसे सशक्त रूप में प्रकट हुआ। स्वच्छंदतावाद या छायावाद की मूलभूत प्रवृत्ति आत्म अनुभूति के आंतरिक स्पर्श से अलंकृत भाषा में अभिव्यक्त है, जो मुक्त छंद के अतिरिक्त कभी कभी गीत रूप भी ग्रहण करती है। निराला जी के मुख्य काव्य ग्रंथ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका में उत्कृष्ट छायावादी कविताएं संग्रहित हैं, यानी जो छायावादी कविताएं हैं उनकी वो अनामिका रचना में संग्रह में शामिल हैं। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना निराला जी की है, उनकी पहचान है, और शोक गीत सरोज स्मृति इसी संग्रह में है। गीतिका मुख्य श्रृंगारिक रचना है, साथ ही इसमें राष्ट्र प्रेम और प्रकृति चित्रण के भी दर्शन होते हैं। निराला जी की स्वच्छंदतावादी काव्य कला का प्रमुख स्वरूप इनके परिमल काव्य संग्रह की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। यानी निराला जी का जो स्वच्छंदतावादी काव्य कला है, जो कौशल है इनका जो आप कह सकते हैं टैलेंट था, वो मुख्य रूप से इनकी परिमल संग्रह में नजर आता है। इसमें हमें सौंदर्य चेतना के मानवीय, प्रकृति परक और आध्यात्मिक सभी रूप देखने को मिल जाते हैं। अतीत के भी भावना और कल्पना से अनुरंजित इन अनेक भव्य और प्रेरणाप्रद चित्र हैं। इनके अतिरिक्त निराला जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, रत, अर्चना, आराधना आदि। इनका सहज संवेदनशील हृदय समाज के अनेक पीड़ितों और प्रपीड़ितों के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण हो उठा है। जैसा कि अभी हमने आगे पहले पढ़ा है कि ये जनसाधारण से एकात्म हो उठे थे, यानी जनसाधारण के नज़दीक थे, उनको वो नोटिस करते थे और उनको अपनी रचनाओं में जगह देते थे, उनके दुख सुख को, और उनका समाज में उनको जो समाज है क्या जगह देता है, कैसी इज्जत देता है, वो सब उनको वो ऑब्जर्वेशन में रखते थे एक तरीके से। और फिर जब वो महसूस करते थे उनकी पीड़ा को, तो वो उसको उनमें अपनी रचनाओं में जगह देते थे। और यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि इसमें हमें सौंदर्य चेतना के मानवीय, प्रकृति परक और आध्यात्मिक सभी रूप तो देखने को मिलते हैं, साथ ही अतीत की भावना और कल्पना से अनुरंजित अनेक भाव्य और अनिमा और प्रेरणाप्रद चित्र मिलते हैं। और साथ ही इनका सहज संवेदनशील हृदय जो है, यानी बहुत ही, जिसे हम आम भाषा में इमोशनल कहते हैं, सहज संवेदनशील हृदय समाज के अनेक पीड़ितों और प्रपीड़ितों के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण हो उठा है। इसी अनुभूति को लेकर इनका विद्रोही मन जो है वो सजग हो उठा है और बड़ी ओजस्वी शब्दावली में, ओजस्वी यानी बहुत ही जोश में, जिसे कहा जाता है, जोश के साथ ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके इन्होंने व्यक्ति, समाज और संपूर्ण देश को विप्लव के लिए आह्वान करने के लिए कहा है, यानी गलत के लिए आवाज उठाने के लिए उन्होंने कहा है। निराला की भाषा को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है: प्रौढ़, सशक्त एवं ओजस्वी भाषा, माधुर्यपूर्ण सौष्ठवमयी भाषा, सरल, सुबोध और व्यवहारिक भाषा, और बोलचाल की चलती भाषा। निराला जी ने स्पष्ट लिखा है कि हम किसी भाव को जल्दी और आसानी से तभी व्यक्त कर सकेंगे जब भाषा पूर्ण स्वतंत्र और भावों की सच्ची अनुगामिनी होगी। यानी हमारी भाषा जो है वो स्वतः ही
उसी अनुसार ढल जाएगी जब हमारे जो भाव हैं मन में, जिनको हम अपनी रचनाओं में जगह देना चाहते हैं, वो स्वयं ही उसी का रूप ले लेगी। जैसे कि जब वो जनसाधारण से जुड़ते हैं और उनकी तकलीफ़ों को वर्णित करते हैं तो भाषा बड़ी ही आसान हो जाती है। अब देखेंगे कि बोलचाल की भाषा हमें देखने को मिलेगी। तो इस पंक्ति से कहने का यही अर्थ है कि जब हमारे भाव ऐसे होते हैं जो हमें प्रकट करना होता है, तो भाषा भी हमारी जो है वो उसकी सच्ची अनुगामिनी हो जाती है। निराला जी यथा नाम तथा गुण, यथा नाम यानी जैसा नाम है उनका वैसे ही उनमें गुण भी हैं कि सबल प्रमाण थे। यानी जो एक सच्चा प्रमाण जिसे बोलते हैं वो निराला जी ही थे। अपने नाम के अनुसार ही उनके गुण भी थे और उनके काम भी थे। निराले व्यक्तित्व के कारण इन्हें सैकड़ों में सरलता से पहचाना जा सकता था। जिस और भी इनकी निराली लेखनी चलती थी उधर से ही विजयिनी होकर लौटती थी। यानी इनकी निराली जो लेखनी है जब भी चलती, जिस भी रचना को शुरू करती, वहाँ से वो विजय होकर ही लौटती थी। इन्होंने अपने निराले व्यक्तित्व से हिंदी साहित्य जगत को निराला पथ दिखाया, निराला रूप दिया, निराली दिशा दी और निराली वाणी प्रदान की। हिंदी साहित्य संसार अपनी निराली विभूति को कभी विस्मृत ना कर सकेगा। विस्मृत यानी भुला नहीं सकेगा। यानी कहने का अर्थ है कि निराला जी जो अपने नाम के अनुसार अपने अंदर गुणों को भी समा के रखते थे, वो अपने लेखनी से निराले लेख लिखते थे और विजय पाकर ही लौटते थे। और इस तरीके से उनका निराला व्यक्तित्व जो है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।